हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बरनवाल है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता का ये हमारा दूसरा पार्ट का वीडियो है। तो आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज़ को समझते हैं। थोड़ा सा हम पिछले क्लास में जो जो बताए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग कालखंड को लेकर के चर्चा किए थे कि वैदिक सभ्यता का कालखंड क्यों बांटा गया, क्या परिवर्तन देखने को मिला। ये सब सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात करते हैं उत्पत्तिकर्ता। ठीक है, उत्पत्तिकर्ता में जो मत दिए गए थे उस मत का मतभेद भी हम लोग देखे और किसके मत को माना गया उस चीज को भी हम लोग समझे। और यहाँ पे स्रोत को भी हम लोग देखे थे कि स्रोत के आधार पे हमें कैसे वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है और पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से स्रोत हमको देखने को मिले हैं और साहित्य में कौन कौन से स्रोत हमको देखने को मिले थे जिनके आधार पे हम वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। साथ में इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो आर्य का आगमन हुआ था, ठीक है, वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से आर्यों का आगमन हुआ था। अगर कोई नए स्टूडेंट है तो उनको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो चलिए हम थोड़ा सा इसको फिर से समझा देते हैं। तो ये जो है आप भारत का मैप देख रहे हैं, तो भारत में जो भी किसी तरह का विदेशी आक्रमण या फिर बाह्य आक्रमण, किसी तरह का भी अगर आक्रमण हमको देखने को मिलता है या फिर कोई भी चीनी यात्री भारत में प्रवेश करता है तो वो प्रवेश जो करता है वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से ही करता है। ठीक है, और करने का रीजन आपको पता है, क्योंकि यह भाग जल भाग से भरा हुआ है, यहाँ से प्रवेश करना तो इम्पॉसिबल है। इस भाग में भी जल है, इस भाग से भी प्रवेश नहीं किया जा सकता। और साथ में इस साइड से हिमालय पर्वत, जिसके कारण वो इस साइड से भी प्रवेश भारत में नहीं किया जा सकता। केवल और केवल यह पश्चिमी क्षेत्र ही हमारा बचता है जहां से विदेशी आक्रमणकारी या किसी तरह का बाह्य आक्रमण या कोई चीनी यात्री अगर भारत में प्रवेश करता है तो इसी मार्ग से वो करता है। ठीक है, ये है प्राचीन इतिहास की। लेकिन जब हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे वहां पे जल के माध्यम से भारत में प्रवेश किया जाता है। लेकिन अभी प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इस समय उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था या जानकारी नहीं थी, जिसके कारण इस भाग से प्रवेश करना इम्पॉसिबल था। लेकिन प्राचीन समय में केवल और केवल भारत में जो प्रवेश किया जाता था वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से ही। तो आर्य भी जो आए थे वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से ही आए थे। ठीक है, इतना तो आपको बता दिया गया है। अब समझते हैं कि जब आर्य भारत में आए तो यहाँ पर भी कोई ना कोई जनजाति रहा करती होगी इस क्षेत्र में। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान जो क्षेत्र था वो भी भारत का ही क्षेत्र था। ठीक है, लेकिन 1947 आजादी के बाद ये अलग हो गया, लेकिन इससे पहले ये भारत के अंतर्गत ही इसको गिना जाता था। तो जब आर्य भारत में प्रवेश किए, ठीक है, तो किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ, किन किन क्षेत्रों में इन्होंने निवास किया, ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या क्या मतभेद हुए, जो प्राचीन व्यक्ति रहते थे प्राचीन समय में, यहाँ आर्यों के आने से पहले जो व्यक्ति रहते थे उसके बीच में भी हमको मतभेद देखने को मिलता है। तो उन सभी चीजों का आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्यों का आगमन। ठीक है, कि आर्यों के आगमन होने के बाद क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो टॉप हेडिंग में दे दीजिए आर्यों का आगमन। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको मैप से समझा देते हैं। ठीक है, मैप पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैप उतना सटीक नहीं बन रहा है। तो ये हमारा हुआ पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र हुआ। तो जब आर्यों का आगमन हुआ था, ठीक है, तो ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र से आए और यहाँ पे किसी न किसी जाति का निवास पहले से था। ठीक है,
तो जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो यहाँ प्राचीन समय में जो व्यक्ति रहा करते थे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, उनको आर्यों ने एक वर्ड से संबोधित किया था जिसको बोलते हैं अनार्य। ठीक है, क्या बोलते थे? अनार्य। अनार्य किसको बोला जा रहा है? जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आर्यों के आने से पहले निवास करते थे। ठीक है, और ये अपने आप को क्या बोल रहे हैं? आर्य। ठीक है, तो आर्य और अनार्य में क्या बेसिक डिफरेंस था, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, आर्य जो आए बाहर से, जो भूमध्य सागर प्रदेश से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जब प्रवेश किए तो ये लोग आर्य कहलाए। ठीक है, लेकिन जो पहले भारत में रहते थे उनको क्या कहा गया? आर्यों के द्वारा अनार्य कहा गया। ठीक है, अब आर्य और अनार्य के बीच क्या बेसिक डिफरेंस था? आर्य जो पहले रह रहे व्यक्ति को अनार्य क्यों कहे, इस चीज को पहले हम लोग समझते हैं। तो अनार्य जो थे, इनके बोलचाल की भाषा और जो प्राकृतिक इन लोग का स्ट्रक्चर था, रंग रूप था, उसमें इन लोग में काफी भिन्नता देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम आर्य की बात करें तो आर्य जो थे वो गोरे रंग के थे। कैसे थे? गोरे रंग के। ठीक है, साथ साथ में ये संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, लेकिन अनार्य की अगर हम बात करें तो अनार्य जो थे वो काकवर्णी वर्ण के थे। काकवर्णी रंग के थे। ठीक है, और ये लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे, बोलचाल की भाषा में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब यहाँ जब इन लोग यहाँ आर्य जब पश्चिमी क्षेत्र में भारत में प्रवेश किए तो इन्होंने देखा कि अनार्य जो है वो काले रंग के हैं। काकवर्णी कहने का मतलब है कि कौवे के रंग के जैसा, मतलब कि काले रंग। ठीक है, तो ये काले रंग के हैं और ये प्राकृतिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आर्य क्या थे? गोरे रंग के थे और संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, इस आधार पे आर्य जो है अपने आप को श्रेष्ठ, कुलीन, महान, महानतम या श्रेष्ठतम से अपने आप को संबोधित करते थे। इनको तो संस्कृत बोलना नहीं आता था, इनको संस्कृत बोलना आता था। ये लोग गोरे रंग के थे, तो इस वजह से आर्य जो है अपने आप को श्रेष्ठ, कुलीन, महान, महानतम, श्रेष्ठतम इत्यादि से संबोधित करते थे। जब ये वर्ड बोलते थे, जो अपने आप को आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और इनको क्या एक घृणा की दृष्टि से देखते थे, हे की दृष्टि से देखते थे कि इनके साथ छुआछूत का भाव रखते थे। ठीक है, तो छुआछूत का भाव रखने के कारण क्या हुआ? इन दोनों में आपसी मतभेद हमको देखने को मिलता है। आर्य और अनार्यों के बीच आपसी मतभेद हमको देखने को मिलता है। तो आगे चल करके ये मतभेद एक युद्ध में परिवर्तन हो जाता है, और वो कैसे युद्ध में परिवर्तन होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि आर्य और अनार्यों के बीच पहले से यहाँ पे मतभेद देखने को मिल रहा है, क्योंकि आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और इन लोग को क्या बोलते हैं, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, हे की दृष्टि से देख रहे हैं। आगे चल के क्या होता है कि यहाँ भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जब जहाँ वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ, वहां पे एक जन था जिसको हम लोग बोलते हैं भरत। ठीक है, भरत एक जन था, या जन को कबीला भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक जन जो है, जन भारत में एक जन था, उसका नाम था भरत। इसका जो राजा था वो राजा था सुदास। ठीक है, राजा कौन था? इस कबीला का हेड कौन था? सुदास। ठीक है, तो सुदास के यहाँ एक राज ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना है। ये जो थे वो अनार्य थे। ठीक है, ये क्या थे? अनार्य थे। और विश्वामित्र सुदास के यहाँ क्या काम करते थे? तो राज ब्राह्मण के रूप में। ठीक है, राज ब्राह्मण के रूप में इनके यहाँ कार्यरत थे। ठीक है, लेकिन आर्यों के आने के बाद, ठीक है,
आर्यों के आने के बाद राजा सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र को हटा करके इन्होंने अपने राजब्राह्मण के पद पर एक नए व्यक्ति को चयन किया जिसका नाम था गुरु विशिष्ट। विशिष्ट, ठीक है, नाम क्या है, गुरु विशिष्ट। और ये क्या थे, आर्य थे, ठीक है, ये आर्य थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पहले से ही आर्यों और अनार्यों के बीच मतभेद दिख रहा है, ठीक है। लेकिन और दूसरा मतभेद हमको यहाँ दिखने लगता है कि एक भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक जन था जिसका नाम था भरत। भरत का राजा कौन था, तो सुदास था। सुदास जो था वो अपने यहाँ राजब्राह्मण के रूप में किसको कार्यरत रखे थे, विश्वामित्र को, ठीक है। लेकिन विश्वामित्र क्या थे, अनार्य थे। लेकिन आर्यों के बाद राजब्राह्मण के पद से विश्वामित्र को हटा दिया जाता है और उसके जगह पे गुरु विशिष्ट को रखा जाता है जो कि आर्य रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गुरु विश्वामित्र को यहाँ से बुरा लग जाता है, ठीक है। बुरा लगने के बाद इस चीज का बदला लेने के लिए गुरु विश्वामित्र क्या करते हैं, 10 राजाओं का एक समूह बनाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, 10 राजाओं का समूह, ठीक है, समूह बनाते हैं और ये युद्ध करने की तैयारी करते हैं। किसके खिलाफ, राजा सुदास के खिलाफ, ठीक है। राजा सुदास के खिलाफ 10 राजाओं का एक समूह बनाते हैं जिसको किसके खिलाफ, तो सुदास के खिलाफ, ताकि वो युद्ध कर सके और इसको पराजित कर सके और गुरु विशिष्ट को राजब्राह्मण के पद से हटाकर वो अपने राजब्राह्मण के पद पे आ सके। लेकिन हुआ क्या, यह युद्ध जो है वो रावी नदी के किनारे हुआ, ठीक है, रावी नदी के किनारे, जिसको हम लोग पुरुषनी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पुरुषनी नदी के किनारे 10 राजाओं का समूह को लेकर के गुरु विश्वामित्र सुदास के खिलाफ युद्ध करते हैं। इसी युद्ध को हम लोग दशराग युद्ध कहते हैं, युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो दशराग युद्ध आपने जब वैदिक सभ्यता पढ़ा होगा तो दशराग युद्ध के बारे में सुना ही होगा कि वो ऋग्वेद में दशराग युद्ध की हमको जानकारी मिलती है। अब आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा कि दशराग युद्ध आखिर हुआ क्या था, हुआ क्यों था और उसके पीछे क्या कारण था, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ध्यान रखिए, जो भी चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो कहानी के रूप में। आपको तो पता था कि दशराग युद्ध हुआ था, लेकिन दशराग युद्ध होने का कारण, होने के पीछे क्या कारण था, इसको इस चीज के बारे में आपको पता नहीं था। तो आज जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग से ये कभी आउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया दशराग युद्ध के बारे में कि दशराग युद्ध के होने के कारण क्या हुआ था और दशराग युद्ध हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 10 राजाओं के समूह के साथ लड़ा गया था। किसके खिलाफ, तो भरत एक जन था जिसके राजा सुदास थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये दशराग युद्ध की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो दशराग युद्ध की जानकारी हमें ऋग्वेद के सप्तम मंडल से मिलती है। सप्तम मंडल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने जब ऋग्वेद की जब विस्तृत जानकारी लेंगे तो उसमें 10 मंडल की व्याख्या होगी, उसमें से 7वें मंडल में आपको दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद में। और अगर इससे भी ज्यादा डीप पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दशराग युद्ध जो हुआ था वो ऋग्वेद के कितने मंडल में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, सप्तम मंडल में। क्लियर हो गया। तो ये था आर्यों के आगमन के बाद आर्य और अनार्य में मतभेद। उसके बाद एक युद्ध होता है जिसको हम लोग दशराग युद्ध कहते हैं, और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के सप्तम मंडल से प्राप्त
होती है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखें कि जब आर्य भारत में एंट्री कर लिए, ठीक है, भारत में एंट्री कर लिए, तो भारत के किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार था, ठीक है, किन किन क्षेत्रों में भारत में ये, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ कहाँ इनका निवास स्थान रहा, उस चीज को हम यहाँ से समझेंगे। मैप के थ्रू ही हम आपको समझाएंगे, ताकि आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा आप याद कर पाए, ठीक है। तो इनको तो जीत मिल गया, अब ये आसानी से यहाँ निवास कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इन लोग का निवास स्थान कहाँ कहाँ था, और निवास स्थान अगर मान के चलिए हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में था, या फिर बोल सकते हैं कि गुजरात राजस्थान एरिया में था, तो कुछ तो प्रमाण होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इनका निवास स्थान रहा होगा, तभी तो हम ये अनुमान बोल सकते हैं ना। जब हमको प्रमाण ही नहीं मिले तो हम अंदाज से तो बोल नहीं सकते कि ये पश्चिमी क्षेत्र में या फिर पूर्वी क्षेत्र तक इनका विस्तार था या उत्तरी क्षेत्र तक विस्तार था। तो इसके लिए हमको प्रमाण देना भी जरूरी है। तो इस चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे कि भारत में आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? भौगोलिक विस्तार में, ठीक है। तो पहले आपको ये बताया गया कि भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो पश्चिमी क्षेत्र से हुआ था, और पश्चिमी क्षेत्र में आर्यों से पहले भी एक जाति निवास करती थी, जिसको आर्यों ने अनार्य की संज्ञा दी, ठीक है। और आर्यों और अनार्यों के बीच मतभेद हुआ, मतभेद होने के बाद एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग दशराग युद्ध कहते हैं। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के सप्तम मंडल से मिलती है। तो ये आपका टोटल क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको ये भी पूछा जाता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो उसको हम लोग पुरुषनी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आर्यों का आगमन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्यों का तो आगमन हो गया भारत में, लेकिन आर्य भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास किए, इन सभी चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो वैदिक, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि पूर्व वैदिक युग में आर्यों का विस्तार कहाँ तक था और उत्तर वैदिक युग में आर्यों का विस्तार कहाँ तक था। इस सब चीज को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं भौगोलिक विस्तार, ठीक है। इधर हम लोग क्या लिखते हैं? पूर्व वैदिक युग, और इधर हम लोग लिखते हैं उत्तर वैदिक युग। समय काल लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको याद ही हो गया होगा। अब यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब इनका हम लोग भौगोलिक विस्तार के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे मैप बना सके और आपको अच्छे तरीके से हम समझा सके, ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पश्चिमी क्षेत्र भी आप ले लीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब क्षेत्र भी आप ले लीजिएगा क्योंकि उस समय ये भारत के अंतर्गत ही गिना जाता था, ठीक है। तो पहले हम पूर्व वैदिक युग की बात करते हैं कि भारत में इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आर्य का जो पूर्व वैदिक युग में विस्तार जो था वो पहले स्थान के नाम पे जानते हैं कि कौन कौन स्थान में, जो वर्तमान समय में जो स्थान था वो कौन कौन सा था, और इसका साक्ष्य भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन पहले हम स्थान के रूप में इसको देखते हैं। तो इनका जो निवास स्थान था वो था पाकिस्तान, ठीक है।
अफगानिस्तान, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र में ये लोग रहा करते थे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम है सप्त सैंधव, ठीक है, जहां से 7 नदियों का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है, 7 नदियां जहां से निकलती है, उस क्षेत्र में भी आर्यों का निवास स्थान था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जम्मू एंड कश्मीर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र में दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में भी इनका क्या था, निवास स्थान था, ठीक है। अभी आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि ये सब जो हम बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे कुछ साक्ष्य है या फिर हम अपने मन से बोल रहे हैं, ये सब आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंजाब क्षेत्र में भी इनका विस्तार था, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान क्षेत्रों में भी इनका विस्तार था, ठीक है। उसके बाद ये गुजरात में भी इनका विस्तार था। तो ये पूर्व वैदिक युग के समय में यहाँ तक इनका विस्तार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक इनको इनका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक युग। पूर्व वैदिक युग में तो यहाँ तक इनका विस्तार हो गया था, अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक युग। तो उत्तर वैदिक युग में इनका विस्तार जो था वो क्या बोलते हैं, गंगा यमुना का दोआब, ठीक है। कहाँ तक, गंगा यमुना का दोआब तक, मतलब कि बोल सकते हैं एमपी, मध्य प्रदेश तक इनका विस्तार हो गया था, ठीक है। पूर्व में अगर बात करें तो बिहार तक, ठीक है, पूर्व में बिहार तक इनका हो गया था। अब बिहार में कहाँ तक, तो गंडक नदी तक, ठीक है। अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यहाँ जो नर्मदा नदी निकलती है, तो दक्षिण में इनका विस्तार नर्मदा नदी तक हो गया था, ठीक है, नर्मदा नदी तक, जहां हम लोग, जिसको हम लोग विंध्य पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि पूर्व वैदिक युग में भारत के पश्चिमी क्षेत्र तक ही इनका विस्तार था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक युग में हम चले जाते हैं तो ये भारत के पूर्वी भाग, जिसको हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं, तो वहां तक इनका विस्तार हो गया था। एमपी में भी, इसका मध्य भारत में भी इनका विस्तार हो गया था, साथ साथ में दक्षिणी भाग में भी इनका विस्तार हो गया था, ठीक है। तो ये था हम लोग का सिर्फ प्रेजेंट टाइम जो हम लोग नाम जानते हैं भारत का, उसके आधार पे। लेकिन क्या प्राचीन समय में भी आर्य लोग तो ये सब चीज तो नहीं जानते होंगे कि ये दिल्ली कहलाएगा या हरियाणा कहलाएगा, ये क्या बोलते हैं एमपी कहलाएगा, ये गुजरात कहलाएगा, ये पंजाब कहलाएगा, ये सब तो उस समय नाम नहीं पता था। तो उन लोग इन सभी चीजों को अलग अलग रूपों में, अलग अलग वाक्यों के द्वारा इसको व्याख्या किया गया है, ठीक है। और ये व्याख्या हमको ऋग्वेद में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, ये है वर्तमान नाम के वर्तमान जो नाम है उसके आधार पे इनका निवास स्थान यहाँ पर था। अब हम बात करते हैं कि हमको कैसे पता कि उस समय इन क्षेत्रों को वो लोग किन किन नामों से संबोधित करते थे, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि रावी नदी का नाम तो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन इससे प्राचीन समय में हम लोग पुरुषनी नदी के नाम से जानते हैं। उसी तरह इन क्षेत्रों का भी नाम प्राचीन समय में अलग अलग नामों से इसको बोला जाता था, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से समझेंगे कि किन किन नाम से इन लोग इन स्थानों की व्याख्या किए हैं और कैसे हमको प्रमाण मिला है, जिससे कि हम आपको बोल सकते हैं कि आर्यों का जो आगमन हुआ था और या निवास जो कर रहे थे वो इन क्षेत्रों में लोग किया करते थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा। अब यहीं पे हम दूसरा आपको
बताते हैं। तो सबसे पहली बात, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में इनका विस्तार या इनका निवास स्थान हम बोल सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है? तो ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि अफगानिस्तान में एक नदी बहती थी। ठीक है, अफगानिस्तान में नदी बहती थी। इसका वर्णन हमको कि कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर अफगानिस्तान में इनका निवास स्थान नहीं होता तो वहां की नदी के बारे में इनको ज्ञान तो नहीं होना चाहिए। तो अगर इनको ज्ञान है, इट मीन्स कि उन लोग अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में इन लोग का निवास स्थान था, वहां रहते थे, उनके बारे में वो जानते थे। तो अफगानिस्तान में जो नदी बहती थी, इस नदी के बारे में इन लोगों को पता था, जिसके कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि अफगानिस्तान में आर्यों का निवास स्थान था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको मिला। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो जो हमने आपको बताया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसको हम लोग जो आर्य लोग इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, ये सप्त सैंधव प्रदेश कहने का मतलब क्या है? तो इस क्षेत्र से 7 नदियां बहती थी। ठीक है, इसलिए उस क्षेत्र को इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से बताया। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती थी? तो रावी, सतलज, झेलम, व्यास, सरस्वती इत्यादि ऐसी नदियां जो थी वो इन क्षेत्रों से बहा करती थी। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग सप्त सैंधव क्षेत्र से नाम जानते हैं। किनके आधार पे? तो ये हम खुद नहीं बता रहे, ये आर्यों के द्वारा इस स्थान का नाम रखा गया था। इसलिए हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे आर्यों का निवास स्थान था। ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिखते जाते हैं, आप मैप में लिखते जाइएगा सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से 7 नदियां बहती थी। ठीक है, तो इसलिए यह भी अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में क्या था? आर्यों का निवास स्थान था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिल्ली और हरियाणा की। ठीक है, तो दिल्ली और हरियाणा को प्राचीन समय में आर्यों के द्वारा क्या बोला गया था? ब्रह्मवर्त प्रदेश। ठीक है, किसको? दिल्ली और हरियाणा को। ठीक है, दिल्ली और हरियाणा को प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? तो ब्रह्मवर्त प्रदेश। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर भी उनका निवास स्थान रहा होगा, तभी तो इसके बारे में वो जानते हैं। ठीक है, चौथा एविडेंस हमको यह मिलता है कि इनको हिमालय की जानकारी थी। ठीक है, उस समय ये लोग हिमालय के बारे में जानते थे। ठीक है, लेकिन पूर्व वैदिक युग के लोग जो है वो पश्चिमी हिमालय के बारे में जानते थे। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की जानकारी। ठीक है, पूर्व वैदिक के लोग जो थे वो पश्चिमी हिमालय के बारे में उनको पता था कि यह जो है पश्चिमी हिमालय है। उस समय हिमालय को हिमालय नहीं कहा जाता था, उस समय हिमालय को हिमवंत कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? हिमवंत। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, जो हिमालय को लोग क्या बोलते थे? हिमवंत। ठीक है, और हिमालय के चोटी को, ठीक है, हिमालय के चोटी को ये लोग क्या कहते थे?
मुजवंत, मुजवंत, ठीक है, क्या बोलते थे? मुजवंत। हिमालय की चोटी को क्या कहा जाता था? मुजवंत। और यही हिमालय की चोटी से सोमरस निकलता था, ठीक है। सोमरस ये क्या था? एक मद्य पदार्थ था, ठीक है, मतलब नशा वाला पदार्थ था। और ये सोमरस को, ऐसा आर्यों का मानना था कि जो मुजवंत की चोटी, मतलब हिमालय की जो चोटी है मुजवंत, वहां से सोमरस निकलता है, और उस सोमरस को जो पीने के लिए इंद्र देवता आते थे, इंद्र देवता आते थे, जिसके कारण इसको सोमापा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इंद्र देवता को सोमापा भी कहते थे, और कहने का क्या रीजन था? तो हिमालय की चोटी जिसको हम लोग मुजवंत कहते थे, वह आर्य के द्वारा कहा गया था मुजवंत, वहां से सोमरस निकलता था, और उस सोमरस को पीने के लिए इंद्र देवता आते थे, जिसके कारण उनको सोमापा कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिमालय तक इनका निवास स्थान था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांचवा, ये हमारा पांचवा है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये लोग को मरुस्थल की भी जानकारी थी, ठीक है। आर्यों को मरुस्थल के बारे में भी ज्ञान था, ठीक है। और ये लोग मरुस्थल को क्या बोलते थे? मरुस्थल को क्या बोलते थे? घनों बोलते थे, ठीक है। मरुस्थल को क्या बोलते थे? घनों बोलते थे, ठीक है। तो मरुस्थल हमारे भारत में किस क्षेत्र में? तो राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब आर्यों का आगमन हुआ था और वो मरुस्थल को घन कह रहे हैं, इट मीन्स कि वो राजस्थान एरिया में भी रहा करते होंगे, या राजस्थान में उनका निवास स्थान होगा, तभी तो उनको मरुस्थल के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रमाण के आधार पे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी जो निवास स्थान जो थी वो राजस्थान एरिया में भी था, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है, और वो लास्ट पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, छठा, ठीक है। तो आर्यों को समुद्र के बारे में भी जानकारी थी, ठीक है। समुद्र के बारे में भी इनको जानकारी थी, ठीक है। और समुद्र को ये लोग बोलते थे परावत, ठीक है। क्या बोलते थे? परावत, ठीक है। समुद्र को ये लोग किस नाम से संबोधित करते थे? परावत के नाम से। और भारत में अगर समुद्र देखना है तो हमें किस क्षेत्र में आना पड़ेगा? तो गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो आर्य जो थे वो गुजरात वाले एरिया में भी निवास करते थे, जिसके कारण उन्हें समुद्र की जानकारी थी, ठीक है। समुद्र को ये लोग क्या बोलते थे? तो परावत बोलते थे, ठीक है। तो ये था हमारा, जो मैंने आपको बताया कि पूर्व वैदिक युग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात इत्यादि जैसे क्षेत्रों में ये लोग निवास करते थे। तो इस निवास करने के बारे में तो बताया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा प्रमाण तो मिलना चाहिए जिससे कि हमको पता चले कि हाँ इनका यहाँ पे निवास स्थान था या नहीं था। तो ये सब प्रमाण से आपको पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों की जानकारी अगर आर्य रखते हैं तो उनको इस सभी चीजों का, इस सभी जगहों पर उनका निवास स्थान होगा तभी तो। अगर ये निवास नहीं करते तो ये सब इनके बारे में हमको पता ही नहीं चलता। तो ये लोग यहाँ निवास कर रहे हैं तभी तो हम इसका प्रमाण हमको मिल रहा है। इस जगह को सप्त सैंधव प्रदेश कहना, जम्मू कश्मीर वाले एरिया को, दिल्ली हरियाणा को ब्रह्मवत प्रदेश कहना, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं मरुस्थल को घन कहना, समुद्र को परावत कहना, अफगानिस्तान में जो नदी बह रही थी उसके बारे में ऋग्वेद में उल्लेख मिलना। तो ये सब तभी संभव हो सकता है जब वहां पे हम निवास कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब एविडेंस से अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन समय में या पूर्व वैदिक युग में जो आर्यों का निवास स्थान था वो इन सभी क्षेत्रों में रहा था, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक युग के बारे में, ठीक है।
आपको यहाँ से फिर से दोबारा रिवीजन करवा देंगे। अब इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक युग चलते हैं। जब उत्तर वैदिक युग हमारा फिनिश हो जाएगा तो एक बार आपको पूरा टोटली रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका पहला पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि उत्तर वैदिक युग में ये लोग पहुंच जाते हैं एमपी तक, जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा यमुना दोआब तक, ठीक है। गंगा यमुना का दोआब, और ये कहाँ बनता है तो एमपी में बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में आर्यों ने इसे क्या संबोधित किया था, क्या कहा था, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ तक इनका उत्तर वैदिक युग में विस्तार हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्यों के द्वारा इस क्षेत्र को जो बोला गया था गंगा यमुना दोआब को, वो लोग ये लोग बोलते थे ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ठीक है। गंगा यमुना दोआब को क्या बोला जाता था तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक है। ये किनके द्वारा कहा गया था तो ये आर्यों के द्वारा कहा गया था। और इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है तो इसकी जानकारी हमें वेद से पता चलता है, ठीक है। तो इससे अगर गंगा यमुना के दोआब को लोगों ने ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा, इसका मतलब कि उन लोग यहाँ पे निवास करते होंगे तभी इसके बारे में इनको जानकारी थी, ठीक है। अदरवाइज ये लोग तो नहीं बता पाते, ठीक। तो यहाँ पे हम समझ लिए यहाँ पे कि इनका विस्तार जो था वो एमपी तक था। और गंगा यमुना के दोआब तक अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ तक इनका विस्तार था तो गंगा यमुना के दोआब तक। आर्य इनको किस नाम से जानते थे तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक है। अब आते हैं बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में इसको गंडक नदी तक इनका विस्तार देखने को हमको मिलता है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत में ये नर्मदा नदी के विंध्य पर्वत तक इनका विस्तार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटली प्रदेश हो गया कब उत्तर वैदिक युग का, और ये हमारा टोटल प्रदेश हो गया कब पूर्व वैदिक युग का, ठीक है। अब चलिए हम आपको एक बार फिर से रिवीजन इसको करवाते हैं, ठीक है। अगर आपको एरिया अगर वर्तमान नाम से पूछा जाए, जैसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि भारत में वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक सभ्यता कहाँ तक विस्तार था, तो इसमें आप क्या क्या देखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये जो था वो पूर्व वैदिक युग में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक युग की अगर बात करें तो आप क्या बोलिएगा, गंगा यमुना का दोआब या एमपी मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, या फिर बिहार और दक्षिण में नर्मदा नदी के विंध्य पर्वत तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। साथ साथ में इसमें एक पॉइंट हम लोग छोड़ दिए हैं, वो दूसरा पॉइंट ये है कि भारत के, जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूर्व वैदिक युग में पश्चिमी हिमालय का ज्ञान था आर्यों को, लेकिन उत्तर वैदिक युग में पूर्वी हिमालय के बारे में इनको ज्ञान हो चुका था, ठीक है। समझ में आया। पूर्व वैदिक युग में पश्चिमी हिमालय का जानकारी था, लेकिन उत्तर वैदिक युग में पूर्वी हिमालय का जानकारी हो गया, क्योंकि यहाँ से इनका तो विस्तार ज्यादा नहीं था पूर्व वैदिक युग में, तो इस क्षेत्र में जो भी चीज होगा उसके बारे में तो ही जानेंगे। तो इस क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय था तो पश्चिमी हिमालय के बारे में जाने, लेकिन जैसे ही विस्तार इनका पूर्वी भारत की तरफ हुआ तो ये लोग पूर्वी हिमालय के बारे में भी जानकारी ले चुके थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी क्षेत्रों को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जहां 7 नदियों का प्रवाह होता है, उस क्षेत्र को आर्यों के द्वारा सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 7 नदियों का प्रवाह यहाँ से होता था, इन्हीं क्षेत्रों में उनका निवास स्थान था, ठीक है। बाकी बात अब नदी का नाम खुद ही जानते हैं, जैसे सिंधु हो गया, सरस्वती हो गया, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी जो नदियां हैं वो सब यहीं से निकली हुई नदियां हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था हमारा सप्त सैंधव। दूसरा है कि उनको
दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में भी इनका निवास स्थान माना जाता है। तो दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में निवास स्थान माने जाने का कारण क्या है? तो इस क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्मवर्त प्रदेश के नाम से जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पंजाब, तो पंजाब ये गुजरात में समुद्र की जानकारी थी जिसको इन लोग परावत कहते थे। उसके बाद राजस्थान को घनु कहा, राजस्थान जहाँ पे मरुस्थल था, मरुस्थल भाग को ये लोग घनु के नाम से जानते थे। तो इन सभी चीजों से, इन सभी साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में आर्यों का जो निवास स्थान था वो पश्चिम में इन क्षेत्रों पर था। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक युग में जाते हैं तो इसका विस्तार थोड़ा सा हमको ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार कहाँ तक हो जाता है? मध्य भारत में एमपी तक, मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो गंगा यमुना के दोआब तक, जिसको हम लोग ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है बिहार तक इनका निवास विस्तार हो जाता है। ठीक है, बिहार में कहाँ तक? तो बिहार के गंडक नदी तक इनका विस्तार हमको देखने को मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के विंध्य पर्वत तक इनका विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो ये था हमारा भौगोलिक विस्तार। ठीक है, किसका? आर्यों का। आर्यों के आगमन और भौगोलिक विस्तार के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए, यहाँ से आपको वन लाइनर क्वेश्चन बहुत मिलता है। ठीक है, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट ना करें, जितना हो सके इसको आप पढ़ें। हो सके तो आप इसका नोट्स बनाएं जिससे कि आपको समझ में आ सके, और अगर ना समझ में आए तो आप 2-3 बार वीडियो को अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से हम लोग विशेषता को पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे। और जो हमारे वेद छूट गए हैं, ऋग्वेद 4, जो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपसे हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं। जब आपका कमेंट आता है और पॉजिटिव कमेंट आता है तो हमें भी हौसला मिलता है और हमें पढ़ाने में भी मजा आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।